नमस्कार मित्रों, एलिवन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम विगत वर्षों के आए हुए प्रश्नों की एक श्रृंखला के साथ फिर उपस्थित हैं। ये हमारा 5वां अभ्यास सेशन है, जिसमें हम विगत वर्षों में चाहे वो लोक सेवा आयोग द्वारा संपादित की गई पीसीएस की परीक्षा हो, चाहे आरओ की परीक्षा हो, या संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाएँ हों, चाहे यूपी ट्रिपल एससी द्वारा या विभिन्न प्रदेशों के आयोगों द्वारा भिन्न भिन्न जो परीक्षाएं आयोजित की जाती है, उनमें से जो बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं और जो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों का एक संगठित रूप लेकर 10 से 20 प्रश्नों की श्रृंखला होती है, 15 से 20 प्रश्नों की श्रृंखला होती है। प्रश्न की स्थिति के ऊपर प्रश्नों की संख्या निर्भर करती है। आज की इस कक्षा में हम बात करेंगे कुछ वैसे ही विशेष प्रश्नों की। तो आइए प्रारंभ करते हैं। प्रश्न, कोशिका का ऊर्जागृह है। यह प्रश्न ये बार बार पूछा जाता है। आप पुराने विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों को जब सॉल्व करेंगे तो उसमें पाएंगे कि कोशिका का ऊर्जागृह किसे कहा जाता है। 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन रिक्तिका, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। तो आप जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जागृह कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का ऊर्जागृह है, मतलब जो हमारी सेल्स होती है, कोशिकाएं होती है, उसको ऊर्जा कौन प्रदान करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को इसीलिए कोशिका का ऊर्जागृह कहा जाता है। पहला प्रश्न क्या हो जाएगा यहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया का ऊर्जागृह कौन सा है? कोशिका का ऊर्जागृह क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। प्रश्न किसी भी प्रकार से पूछा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को किसका ऊर्जागृह कहा जाता है, तो कोशिका का। या प्रश्न पूछेगा कि कोशिका का ऊर्जागृह क्या है, तो माइटोकॉन्ड्रिया। अब द्विसंकर क्रॉस। अब क्रॉस का मतलब क्या होता है? अगर 2 विभिन्न प्रजातियों को मिलाकर एक तीसरी प्रजाति विकसित की जाती है तो उसे संकर प्रजाति के नाम से जाना जाता है। तो द्विसंकर मतलब 2 संकर प्रजातियों की जो क्रॉस से जो प्रजाति होती है, हाइब्रिड जिसे कहते हैं, उसमें वो दोनों प्रजातियां होती है जो द्विसंकर होते हैं, उनका अनुपात क्या होता है? 4 ऑप्शन दिया है। 1 संबंधे 2 संबंधे 1, 1 संबंधे 2 संबंधे 1 संबंधे 2, 9 संबंधे 3 संबंधे 3 संबंधे 1 और 4 संबंधे 1। तो इसमें रेशियो होता है 9 संबंधे 3 संबंधे 3 संबंधे 1। जो द्विसंकर क्रॉस में अनुपात है, जो हाइब्रिड प्रजातियां डेवलप की जाती है, तैयार की जाती है, उसमें जो रेशियो होता है वो क्या होता है? 9:3:3:1। ऑप्शन नंबर सी। अब अगला, कौन सा सूक्ष्म जीव मित्रवत है? मित्रवत मतलब साथ साथ रहते हैं, मित्रवत मतलब मित्र के समान काम करते हैं। तो यही पूछा जा रहा है कि कौन सा सूक्ष्म जीव मित्रवत है। जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं, वो चारों में जो 3 ऑप्शन है वो तीनों सूक्ष्म जीव ही हैं। पहला हमारा है लैक्टोबैसिलस जीवाणु, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु, छोटी माता विषाणु, और डी दिया है ए तथा बी, अर्थात लैक्टोबैसिलस जीवाणु और नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु। कौन सा सूक्ष्म जीव मित्रवत है, मित्र की भांति काम करता है? 4 ऑप्शन है। लैक्टोबैसिलस जीवाणु, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु, छोटी माता विषाणु और ए तथा बी। तो इसमें जो सूक्ष्म जीव मित्रवत हैं वो लैक्टोबैसिलस जीवाणु भी हैं और नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु भी हैं। इसलिए जो हमारा ऑप्शन होगा ए तथा बी दोनों होगा। छोटी माता विषाणु सूक्ष्मत मित्रवत नहीं है। अब अगला प्रश्न हमारा है रेड डेटा बुक क्या है? रेड डेटा बुक, पहला रेड अलर्ट क्षेत्रों की सूची, बी लुप्त प्राय जंतुओं तथा वनस्पतियों की सूची, तीसरा लाल रंग वाले जंतुओं की सूची, अगला चौथा ऑप्शन अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादियों की सूची। तो हम जानते हैं कि रेड डेटा बुक IUCN द्वारा जारी की जाने वाली जंतुओं और वनस्पतियों की सूची है जो लुप्त प्राय हो रहे हैं। इसमें भी कई प्रकार की लुप्त प्राय भी श्रेणियां होती हैं जंतुओं और वनस्पतियों की। तो जो रेड डेटा बुक क्या है? लुप्त प्राय जंतुओं और वनस्पतियों की सूची है। ऑप्शन बी, रेड डेटा बुक क्या है? लुप्त प्राय जंतुओं और वनस्पतियों की सूची है। अब हमारा अगला प्रश्न, कौन अपुष्पी पौधे का उदाहरण है? अपुष्पी, ऐसा पौधा जिसमें पुष्प नहीं होता है। अपुष्पी पौधे का उदाहरण कौन सा है? 4 ऑप्शन है, आम, कटहल, अंजीर और मांस। तो जो अपुष्पी पौधे का उदाहरण है वो मांस है।
अपुष्पी पौधे का उदाहरण क्या है? मांस। मांस भी एक प्रकार का अपुष्पी पौधा ही होता है। आम पौधा होता है, कटहल भी पौधा होता है और अंजीर भी पौधा होता है। अगला प्रश्न हमारा है कि नींबू और कैंकर रोग किस सूक्ष्म जीव द्वारा होता है? नींबू एक रोग है, कैंकर भी एक रोग है। पूछा जा रहा है नींबू और कैंकर रोग किस सूक्ष्म जीव द्वारा होता है? 4 ऑप्शन है, कवक, शैवाल, जीवाणु, विषाणु। कवक, शैवाल, जीवाणु, विषाणु। तो पहले आपको बता दें कि ये चारों सूक्ष्म जीव ही हैं, चाहे वो कवक फंगस हो, चाहे शैवाल हो, चाहे जीवाणु हो, चाहे विषाणु हो। तो जो हमारा नींबू और कैंकर रोग होता है वह शैवाल जो सूक्ष्म जीव है उसके द्वारा होता है। शैवाल सूक्ष्म जीव के द्वारा नींबू और कैंकर रोग होता है। अब अगला हमारा प्रश्न, किन पौधों में पत्तियां कांटों के रूप में रूपांतरित होती है? हम जानते हैं कि जो रेगिस्तानी पौधे होते हैं, रेगिस्तानी जो पौधे होते हैं उसमें पत्तियां कांटों के रूप में परिवर्तित हो जाती है। आप रेगिस्तानी कांटेदार पौधों को जब देखेंगे, यहाँ भी मिलते हैं, हम लोगों की भी वनस्पतियों में, घर के बगीचों में फूल पौधों की जहाँ पे क्यारियाँ लगी होती है उसमें उस प्रकार के पौधे आपको साधारणतया देखने को मिल जाएंगे। तो ऐसे जैसे कैक्टस हो गया, कैक्टस का जो पौधा होता है, इस प्रकार के कई पौधे हैं। हम आपको उदाहरण के लिए बता रहे हैं कि जो कैक्टस का पौधा होता है उसमें कांटे होते हैं। तो यही प्रश्न पूछ रहा है कि किन पौधों में पत्तियां कांटों के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं? जैसे ये जो पत्ती है, आपकी पत्ती है, धीरे धीरे ये किस में परिवर्तित हो जाएगी? कांटे के रूप में। तो पत्तियां कांटे के रूप में परिवर्तित हो जाती है। 4 है, जलीय पौधे, मरुस्थलीय पौधे, समुद्भिद पौधे। इन सभी में, मतलब इन सभी का ऑप्शन क्या हुआ? ये जो जलीय पौधे भी हैं, मरुस्थलीय है, समुद्भिद है, क्या इन तीनों प्रकार के पौधों में पत्तियां कांटों के रूप में रूपांतरित होती है? नहीं, केवल जो मरुस्थलीय पौधे हैं। कौन से पौधे? मरुस्थलीय पौधे हैं, उसमें की पत्तियां कांटों के रूप में रूपांतरित हो जाती है। अब प्रतिजैविक दवा क्लोरीन बनाई जाती है। इसमें 2 प्रकार के प्रश्न हैं। क्लोरेरिन, यहाँ पे गलत लिख दिया गया है, क्लोरेरिन बनाई जाती है। प्रतिजैविक एंटीबायोटिक दवा क्लोरीन किससे बनाई जाती है? कवक से, जीवाणु से, शैवाल से, विषाणु से। कवक से, जीवाणु से, शैवाल से, विषाणु से। तो इसका ऑप्शन है शैवाल से। किससे बनाई जाती है? शैवाल से। केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। ये कोशिका जो होती है, पादप मतलब पौधों की कोशिका में क्या पाया जाता है? 4 ऑप्शन है, गाल्जी बॉडी, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड। जो प्लास्टिड है वो केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। अगला प्रश्न, केंचुआ में श्वसन होता है फेफड़ों द्वारा, त्वचा द्वारा, श्वास रंध्र से, क्लोम द्वारा। केंचुआ में, जो केंचुआ होता है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति के लिए केंचुआ बहुत आवश्यक है। तो जो केंचुआ होता है उसमें श्वसन किस अंग द्वारा होता है? केंचुए के शरीर के किस अंग द्वारा केंचुए में श्वसन होता है? पहला फेफड़े द्वारा, त्वचा द्वारा, श्वास रंध्र द्वारा, क्लोम द्वारा। तो केंचुए में श्वसन त्वचा द्वारा होता है। ये बहुत बार पूछा गया है। अगर आपको यह कक्षाएं अच्छी लगती हो तो कृपया लाइक करें, और अगर इसमें कुछ सुधार आपके दृष्टि से चाहिए तो कमेंट बॉक्स में अपने विचार लिखें। उसके अनुसार हमारी टीम और हम मिलकर उस पर सोचेंगे, और अगर आपका सुझाव बेहतरीन होगा तो उसको हम लोग अपनी कक्षा की रूपरेखा तैयार करने में उसको शामिल करेंगे। अगला हमारा प्रश्न है, केंचुए में श्वसन होता है त्वचा द्वारा। अब हेरोडोटस कौन था? हेरोडोटस कौन था? 4 ऑप्शन है, इतिहासकार, लेखक, डॉक्टर, इनमें से कोई नहीं। हेरोडोटस नाम सुनते हैं। हेरोडोटस कौन था? इतिहासकार था। इतिहासकार था। हेरोडोटस कौन था? इतिहासकार था। यह बार बार प्रश्न पूछा जाता है, याद करिएगा। हेरोडोटस कौन था? इतिहासकार था। अशोक ने किस शताब्दी में शासन किया था? राजा अशोक ने किस शताब्दी में शासन किया था? 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 1वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 3री शताब्दी ईसा पूर्व और 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व। आप जानते हैं कि हेरोडोटस ने क्षमा चाहेंगे, अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में शासन किया था, 272 से 234 ईसा पूर्व तक। इनका डेट मिलता है 272 से 234 BC। BC
अब देखिए दो चीज़ें होती हैं डेट में, एक होती है BC, एक होती है AD। AD मतलब आफ्टर डेथ, BC मतलब बिफोर क्राइस्ट। जो जीसस क्राइस्ट थे उनके जन्म के पहले जो चीज़ें होती है ईसा पूर्व होता है, और उनके जन्म के बाद की जो चीज़ें हैं उसको हम क्या कहते हैं, आफ्टर डेथ। उनके जन्म के पूर्व और जन्म के बाद। अब अगला हमारा प्रश्न है, वाराणसी किस महाजनपद की राजधानी थी। अब जानते हैं महाजनपद। महाजनपद के बारे में हम अगंतुर निकाय में मिलता है इसके बारे में वर्णन। तो 16 महाजनपद थे, 16 महाजनपद थे, उनकी अपनी अपनी राजधानियाँ थी। ये बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, महाजनपदों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इस कक्षा, जो हमारी ये कक्षा होती है, इसका तात्पर्य, इसका उद्देश्य केवल प्रश्नों को सॉल्व करना ही नहीं होता है। अगर आप पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, आप प्रतियोगी परीक्षाओं में पास होना चाहते हैं, तो इस प्रश्न को आप देखेंगे कि किस चैप्टर से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, आयोग द्वारा प्रश्न पूछे जाने की प्रक्रिया कैसी है, वो किस प्रकार से सोचकर प्रश्नों को फ्रेम किया जाता है। और जब हम प्रश्नों को सॉल्व करते रहेंगे तो अगर उस संबंधित अध्याय को, उस संबंधित टॉपिक को, उस संबंधित विषय को पढ़ेंगे तो हमारा ध्यान सीधे इस प्रश्न की ओर आएगा और हमारे दिमाग में क्लिक करेगा, और उस हिसाब से हम प्रश्नों को बनाना सीखेंगे अपने टॉपिक के विषय से। तो अशोक ने किस शताब्दी में शासन किया था, तो 3री शताब्दी ईसा पूर्व। अब वाराणसी किस महाजनपद की राजधानी है, हम जानते हैं अगंतुर निकाय में महाजनपद के बारे में उल्लेख किया गया है। 16 महाजनपद थे। कुल कितने महाजनपद थे, 16। 16 की अपनी राजधानी थी। कौन किस नदी में था, मध्यकाल में। इस समय वो जो महाजनपद थे, कौन महाजनपद कहाँ पे अवस्थित है, तो इसमें एक महाजनपद था जिसकी राजधानी वाराणसी थी। तो किस महाजनपद की राजधानी वाराणसी थी, 4 ऑप्शन दिया गया है, काशी, वत्स, कौशल और मगध। तो जो काशी महाजनपद था, काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी थी। काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी थी। अब अगला प्रश्न, भारत में सर्वप्रथम व्यापार के लिए आए। अब देखिए, पुर्तगाली, ब्रिटिश, फ्रांसीसी, डच, सब यूरोपीय थे। यूरोप वासियों ने, यूरोप के जो व्यापारी थे, पूछ रहा था कि ये इसमें से सर्वप्रथम कौन आए। 4 ऑप्शन है, पुर्तगाली, ब्रिटिश, फ्रांसीसी और डच। तो भारत में सर्वप्रथम व्यापार करने के लिए पुर्तगाली आए। सर्वप्रथम व्यापार करने के लिए कौन से आए, पुर्तगाली आए। तो आपको कमेंट में बताना है कि जितने विदेशी आए थे व्यापार करने के लिए भारत में उद्देश्य से, उनका क्रम क्या था। सबसे पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया। हाँ, अगला समाज, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। ब्रह्म समाज बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। ब्रह्म समाज की स्थापना 2 लोग, द्वारकानाथ टैगोर और राजा राम मोहन राय ने मिलकर 1828 ईस्वी में इसकी स्थापना की। पुनः सुनिएगा, राजा राम मोहन राय और द्वारकानाथ टैगोर ने मिलकर 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना थी। यह एक पुनर्जागरण समाज था। यह जब पुनर्जागरण काल को आप पढ़ेंगे तो इस प्रकार की संस्थाएं स्थापित हो रही हैं लोगों में जन जागरूकता लाने के लिए, जो समाज में कुरीतियाँ फैली हैं उसको हटाने के लिए। तो यही प्रश्न पूछ रहा है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, तो राजा राम मोहन राय। 4 ऑप्शन दिया है, विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती और सतीश चंद्र। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, राजा राम मोहन राय। अगला है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी। मोहम्मद गोरी के साथ एक गुलाम आया था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गोरी के साथ एक गुलाम आया था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। उसने अपने कुशल नेतृत्व के बल पर गुलाम वंश की स्थापना की। गुलाम वंश की स्थापना किसने थी, अब चूंकि गुलाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम था, इसलिए इसने अपने जो डेंसिटी वंश की स्थापना की उसका नाम क्या हो गया, गुलाम वंश। तो गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी, 4 ऑप्शन है, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी। तो हमारा ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका डेट क्या था, का शासनकाल था वो 1206 से 1210 था। कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत ही उदार था। उदार होने का कारण था चूँकि वो गुलाम रहा था, और गुलाम क्या होता है,
वह महसूस करता था। और जब उसने गुलाम वंश की स्थापना की और राजा बना कुतुबुद्दीन ऐबक, तो उसने इतनी उदारता का परिचय दिया कि उसे लाख वक्स की उपाधि दी गई। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख वक्स की भी उपाधि दी गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख वक्स की भी उपाधि दी गई थी। अब अगला प्रश्न हमारा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? दिल्ली, माउंट आबू, अजमेर, भरतपुर। राजस्थान के अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। राजस्थान के अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। आज का अंतिम सवाल, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी किसने परिवर्तित किया? शेरशाह सूरी, बाबर, मोहम्मद बिन तुगलक, खिलजी। तो दिल्ली से दौलताबाद राजधानी परिवर्तन किसने किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी परिवर्तित किसने किया? मोहम्मद बिन तुगलक। राजधानी परिवर्तन करने के पीछे इनका उद्देश्य था कि जो हमारा साम्राज्य है वो कैसे सुरक्षित रह सकता है। चूँकि दिल्ली उस समय केंद्र बन चुका था, तो इसलिए मोहम्मद बिन तुगलक आते ही अपनी राजधानी दिल्ली से दूर दौलताबाद परिवर्तित कर दिया। आपको यह कक्षाएँ कैसी लगती हैं? अपने विचार कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। अगर आप हमारे नए पाठक हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों तक और मित्रों तक इसको शेयर करिए और इससे जुड़िए। आप हमें दिन प्रतिदिन आप हमारा सहयोग दे रहे हैं। आप लोगों को उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे सोशल जो प्लेटफॉर्म है उससे भी जुड़ सकते हैं। हमारे फेसबुक से जुड़ने के लिए इल्विन क्लासेस सर्च करें, फॉलो करें और फ्रेंड बने और हमारे साथ जुड़े रहें। इंस्टाग्राम पर भी इल्विन क्लासेस सर्च करके जुड़ सकते हैं, ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं, यूट्यूब पर इल्विन क्लासेस चैनल को सर्च करिए, उसमें प्लेलिस्ट है, तमाम विषयों पर महत्वपूर्ण कक्षाएं उस पर दी गई है और क्रमवार कक्षाएं चलती रहती है। जो रीजनिंग की हमारी जो चैनल पे कक्षाएं हो रही थी, दशहरे का त्यौहार था इस वजह से, और हमारे गांव में लक्ष्मी महायज्ञ हो रहा है, तो लाउड स्पीकर और कुछ अपनी भी व्यस्तता के कारण जो 3-4 दिन की कक्षाएं नहीं आ पाई, उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहूँगा। अब हमारी जो रीजनिंग की कक्षाएं हैं और मंडे से कंटिन्यू होती रहेगी। आप लोगों के साथ मैं जुड़ा रहा, अपने आप को अति सौभाग्यशाली महसूस करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।